हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वयंवद। पिछली वीडियो में हमने कर्मधारय समास और उसके एक और भेद की बात की थी। आज की वीडियो में हम बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, फिर हम बात करेंगे इसको पहचानते कैसे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण की। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर, अब याद रखना, पहला अर्थात पूर्व पद, दूसरा अर्थात उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत या इशारा करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक बार उदाहरण आप परिभाषा और सुनिए। जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण की बात करते हैं हम, जैसे लंबोदर। लंबोदर, अब देखिए, लंबोदर, लंबा उदर अर्थात पहला पद और दूसरा पद। अब देखिए ये इशारा किसी तीसरे की ओर कर रहा है, तो इसका देखिए पहले। लंबोदर क्या होता है? लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका है? गणेश। अब ये देखिए, पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, किसको बोलते हैं हम? गणेश को। अब इसकी एक और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मुरलीधर। अब मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। मुरली धारण करने वाला। अब आप याद करिए, मुरली कौन धारण करता है? कृष्ण। अब ये कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। मुरली धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की परिभाषा की। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। अब याद रखिए, बहुव्रीहि समास में क्या था? पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर क्या करते थे? संकेत करते थे। अब जो द्वंद्व समास है उसमें पहला पद और दूसरा पद अर्थात पहला और दूसरा क्या होते हैं? समान हो और उनका विग्रह करने पर योजक आए। उनका विग्रह करने पर कोई योजक आए। योजक क्या होते हैं? जैसे और, या, अथवा, योजक चिन्ह। ठीक है, याद रखना। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। अब दोनों पद, जो दोनों पद होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो वो वहां पे क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। तो इसको पहचानने की ट्रिक भी आप लिख लिए। विग्रह करने पर योजक चिन्ह आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी उदाहरण की। जैसे दाल रोटी। दाल रोटी, अब देखिए योजक आ गया। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? दाल और रोटी। अब और क्या है? और है योजक चिन्ह। जैसे हाँ ना। हाँ ना।
यहाँ पे क्या आएगा जब विग्रह करेंगे? हाँ या ना। अब या भी क्या है? योजक चिन्ह है। आज कल, आज कल। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? आज या कल। अब हम बात करते हैं ये अवयवी भाव समास की। सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी भाव समास की परिभाषा की। जिस समास का पहला पद अवयव अर्थात वे शब्द जो अपना रूप सदैव एक जैसा ही रखते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अवयव कहते हैं। जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो है, अब आपने याद रखना है जो इसका पूर्व पद होगा वो क्या होगा? हमेशा उपसर्ग होगा। पूर्व पद क्या होगा? उपसर्ग होगा हमेशा ही। अब हम बात करते हैं इसकी उदाहरण की। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति, क्या बनेगा इसका? प्रतिदिन। प्रत्येक का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। अब जो प्रति है वो क्या है? वो उपसर्ग है और पहला पद भी है। तो हमारी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वो सत्य होती है कि जिस समास का पहला पद अवयव और प्रधान हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आप जो ट्रिक है वो ये है कि जो पहला पद होगा वो हमेशा क्या होगा? उपसर्ग होगा। ये उदाहरण देखिए। अब हम बात करते हैं दूसरी उदाहरण की। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? दिन, दिन। उसके बाद हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे यथा समय, यथा समय। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? समय के अनुसार, समय के अनुसार। अब बस आपने ये याद रखना है जिस भी समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और अवयवी अवयव शब्द हो और उपसर्ग हो वो क्या कहलाएगा? वो अवयवी भाव समास कहलाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समास के परिभाषा और समास की भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।